हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो वी आर वेलकमिंग यू ऑन आवर चैनल ग्रो विद फार्मा। तो आज हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के बारे में कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं ड्रग के बारे में, कैसे उसका मूवमेंट रहता है अपनी बॉडी के अंदर, कि हमारी बॉडी जब भी हम कोई ड्रग लेंगे तो हमारी बॉडी किस तरह से उसको इफेक्ट देगी, किस तरह से उसका एक्शन शो होगी। तो ये चार प्रोसेस में काम करता है, इन्वॉल्व होता है कि चार प्रोसेस जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, इसको हम बोलते हैं एडीएमई। अब इसका कैसे हम डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जब भी हमने कोई ड्रग को डोजेज फॉर्म में लिया, वो सॉल्यूशन में रिलीज हुई, तो वो क्या रिलीज होती है, फ्री ड्रग के फॉर्म में रिलीज होगी। तो फ्री ड्रग में क्या हुआ, या तो कुछ प्रोटीन बाउंड कर लेगी, या तो वो किसी भी साइट ऑफ एक्शन में जाके बाइंड हो जाएगी, तो फ्री फॉर्म में रहेगी या फिर बाउंड फॉर्म में रहेगी, या फिर कहीं भी स्टोरेज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएगी, तो फ्री या फिर बाउंड फॉर्म में। वहीं पे उसका क्या होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो मेटाबोलाइट फॉर्म में आ जाते हैं। मेटाबोलाइट बनने के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। एक्सक्रीट आउट किससे फॉर्म हो जाते हैं, तो यूरिन के या फिर बाइल, फीसेस, स्वाइट या फिर सलाइवा के फॉर्म में। अब हम समझते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब अपने ब्लड, वहाँ पे अगर हमारे ब्लड में किसी भी फॉर्म को ड्रग को हमने लिया, तो उसका मूवमेंट उस ब्लड तक जाने का, जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस ड्रग का, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक का। ऐसा हम समझते हैं, अगर हमने ड्रग को लिया ओरल रूट से, अगर हमने लिया, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक में जाने के बाद वो क्या होगा, ड्रग डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट होने के बाद, टूटने के बाद वो डिजोल्यूशन होगा, तो उसको डिजोल्व होगी वो ड्रग, और फिर वो ड्रग क्या करेगा, इंटेस्टाइन में जाके पहुंच जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या होगा, ड्रग ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, और ब्लड एब्जॉर्ब होगी किसके थ्रू होगी, मेम्ब्रेन के थ्रू। जब भी ड्रग जब हमारे बॉडी में जाती है, तो वो किसी मेम्ब्रेन को पास करके जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब क्या होता है, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि किस हमारे बॉडी में तीन तरीके से जो हम ड्रग ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट बायोबिलिटी किसकी ज़्यादा अच्छी होती है। सबसे पहले अगर हमने कोई ड्रग ओरली ली, तो क्या जाती है, पहले हमारे जीआईटी में जा रही है। जीआईटी में जाने के बाद वो लीवर में जाएगी। लीवर के बाद अगर हम सेकंड इंट्रावेनसली हम कोई ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो वीन में डायरेक्ट जाएगी। वीन में जाने के बाद वो हार्ट में जाके अपना काम देगी। फिर उसके बाद आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में डायरेक्टली वो लंग्स के अंदर गई, हार्ट में गई, आर्टरी में गई, और इफेक्ट शो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पहले समझाती हूँ, अगर हमने कोई ड्रग ली, ड्रग का हमारे पास है 100 mg का उसका फॉर्मुलेशन है। इंटेस्टिनल रूट के थ्रू वो लीवर में गई, थ्रू द पोर्टल वीन, उसका 10 mg क्या हो गया, मेटाबोलाइज हो गया, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब उसका 10 mg अपना यूज हो गया, और वो हमारे ड्रग में उसके फॉर्मुलेशन में ऐड नहीं कि वो अपना एक्शन शो करेगी। ओनली 90 mg, जो कि 100 mg में से 10 mg मेटाबोलाइज हो चुका है, तो 90 mg ही अब ब्लड में पहुंचा। उसको जो 90 mg ब्लड में पहुंचा, उसको हम बोलते हैं बायोबिलिटी, कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड के सिस्टमिक सर्कुलेशन में रहता है, और वो अपना एक्शन शो करेगा, तो उसको हमने बोला बायोबिलिटी। तो जो 90 mg ब्लड में पहुंचा, उसको उसकी बायोबिलिटी हुई। जैसे अन आईवी हम कोई ड्रग लेंगे, तो क्या करेगा, उसकी बायोबिलिटी और एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसकी 100% बायोबिलिटी होती है। अगर हम सबक्यूटेनियसली इंट्रामस्कुलरली ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, तो उसकी भी अच्छी एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी होगी। लेकिन अगर हमने कोई ड्रग ओरली लिया, तो उसकी बायोबिलिटी और एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू आईवी कम होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो चुका है थ्रू द लीवर। ठीक है। अब इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो कंसंट्रेशन है ड्रग का ब्लड के अंदर, और किस टाइम के थ्रू जा रहा है। तो सबसे कम जो बायोबिलिटी होगी, पहले होगी ओरल की, फिर सेकेंडली होगी आईवी की, और थर्ड होगी इनहेलेशन की। अब हम समझते हैं मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू ड्रग क्या हो रही है, पास हो रही है अपनी। तो ये क्या होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है, या फिर किसी भी अदर ग्रुप से बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं बायलेयर। ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। जब भी कोई ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, तो वो किसके थ्रू पहुंचती है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट फर्दर हम दो में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या आता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी तीन तरीके के होंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक। फैसिलिटी डिफ्यूजन क्या होंगे, दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं चैनल प्रोटीन्स और एक होते हैं
कैरियर प्रोटीन्स। वहीं पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें दो तरीके के होते हैं, वेसिकल्स और पंप्स। वेसिकल्स में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होगा और एक होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस हो गया, पिनोसाइटोसिस हो गया, रिसेप्टर मेडिएटेड हो गया। पंप्स में क्या हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं जो कि दो फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं, जिसमें होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को भी हम दो फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एंड्रोसाइटोसिस। अब पहले हम समझते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, जब भी कोई ड्रग या फिर सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सबसे पहला होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसको हम पैसिव डिफ्यूजन भी बोलते हैं। जब भी कोई ड्रग या फिर सब्सटेंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलता है, उसकी मूव करता है, जैसे हाई से लो कंसंट्रेशन पे, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। बहुत ज़्यादातर ड्रग क्या होती हैं, पैसिव डिफ्यूजन के बेसिस पर ही एब्जॉर्ब होती हैं। ये दो तरीके से होती हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेड के थ्रू ही होता है, जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होगा, वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा, ये थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो अक्रॉस होती है। अब सेकेंडली होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है, इस ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस ही मूव करते हैं, बट इसमें क्या होती है, वो कैरियर बॉडीज के हेल्प से वो पास होंगे। इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में तो ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, लेकिन वो क्या, जो हाई कंसंट्रेशन से जो लो कंसंट्रेशन में वो जा रहे हैं, वो कोई कैरियर होता है जो उसको हाई से लो कंसंट्रेशन में लेकर आता है। जैसे क्योंकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो पुअरली डिफ्यूजिबल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट से अगर वो पास नहीं हो पाते, क्योंकि उसकी साइज लार्ज होती है, तो क्या होता है, कैरियर उसको क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स में से लो कंसंट्रेशन में लेकर आता है। कैरियर कौन कौन से, जैसे एसएलजी हो गया, देखिए सॉलिड कैरियर ट्रांसपोर्टर होता है। अब आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह मूव होता है, मतलब लो से हाई कंसंट्रेशन पे। इसमें क्या होता है, अगर वो लो से हाई कंसंट्रेशन पे जाएगा तो क्या होगा, उसमें एनर्जी भी यूज होगी, क्योंकि उसको लो से हाई की तरफ जाना पड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है, हमारा एटीपी यूटिलाइज होता है, एटीपी यूज होता है। तो एटीपी क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें दो टाइप्स के होते हैं वो लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है, एनर्जी यूज होती है, जैसे एटीपी हो गया। लेकिन सेकेंडरी में जो एनर्जी यूज होगी वो एटीपी नहीं होता, वो होता है एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। अब मैं आपको पैसिव और एक्टिव का एक सबसे अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे पैसिव में क्या होता है, अगर हम कोई स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो वो क्या होता है, ऊपर से नीचे उतरते तो क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो वो हो गया पैसिव। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उसमें मतलब एनर्जी भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तो अपने पैर भी थकते हैं, ठीक है, तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्या होता है, हम आते हैं एंडोसाइटोसिस पे। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि ड्रग जो भी अगर उसकी लार्ज साइज होती है, लार्ज साइज मतलब कि साइज अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो उसको ट्रांसपोर्ट हम कैसे करेंगे, जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसको एनगल्फ कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है, तो वो क्या करता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा और उस चैनल में फिट भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करता है, कुछ सेल उसको क्या कर लेता है, अपने में एनगल्फ कर लेता है, मतलब खा लेता है, और उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, मतलब सिंपल नहीं होता, तो उसके बहुत सारे वेरिएबल प्रोसेस होते हैं, ये जो कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जो एब्जॉर्प्शन पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उसका पहला आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल साइज। अगर हम देखेंगे जितनी ज़्यादा पार्टिकल साइज होगी उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा, जितनी कम पार्टिकल साइज कम होगी उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्या होगा, पार्टिकल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। अब आता है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या हुआ, अब हम देखते हैं पेरेंटल की फॉर्म जो होगा उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगा सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड वाले का सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, और सबसे फिर उसका सॉलिड का। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, पेरेंटल का, फिर उससे कम लिक्विड, और सबसे कम होता है सॉलिड का। ये इसका फॉर्मुलेशन की वो एब्जॉर्प्शन रेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब आता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में हमें पता है कि जो भी ड्रग होती है वो दोनों फॉर्म में होती है, आयनाइज्ड फॉर्म में भी होती है और अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी होती है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब आता है पीएच। पीएच में क्या होता है, हम ड्रग का नेचर पता लगाते हैं, तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर जो एसिडिक ड्रग होगा वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगा, और जो बेसिक ड्रग होगा वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। जो एसिडिक ड्रग जो उसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, और बेसिक ड्रग का एग्जाम्पल है मॉर्फिन। अब
आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, जो भी लिपोफिलिक नेचर होगा ड्रग का, वो ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड सॉल्युबल ड्रग की, वो क्या करती है, मेम्ब्रेन को अच्छे से क्रॉस कर लेती है, इस वजह से लिपोफिलिक ड्रग का सबसे ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। अब आता है कंसंट्रेशन। हमें पता है कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ड्रग का, उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। ठीक है, अब आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एब्जॉर्प्शन के, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। अब आता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में भी यही कि जो भी ड्रग है एब्जॉर्ब हो रहा है पैसिव डिफ्यूजन में, उसमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो एनर्जी यूज़ ना होने की वजह से वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करती है। तो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन किसका हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट का। फिर होता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट का, और सबसे लास्ट में होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब आता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम में क्या होता है, जो ड्रग जिसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम में हम उसको ड्रग को लेते हैं तो उसका एक्शन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। बट कुछ ड्रग क्या होती है, एकदम से फास्ट नहीं कर पाती, तो कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन उसका अच्छे से नहीं होने वजह से ऑप्टिमम टाइम पे हम उसको देखते हैं। अब आता है फूड। क्या करते हैं कुछ कुछ ड्रग, क्या बोलते हैं, जैसे डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि खाना लेने के थोड़े टाइम बाद हमें ड्रग को लेनी चाहिए, तो वो उसका कोई रीज़न है, क्योंकि हम जब फूड को लेंगे तो स्टमक में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग को डाइल्यूट कर देते हैं उसको, तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या बोलते हैं कि खाना लेने के थोड़े टाइम बाद हम लोग को क्या करनी, मेडिसिन लेनी चाहिए। अब आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही है कि जो भी हम ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करेगी। तो हर एक ड्रग का अपना खुद का एक रूट होता है, कि कुछ ड्रग को क्या कहते हैं हम ओरली ले सकते हैं, पेरेंटली नहीं ले सकते। कुछ ड्रग को हम पेरेंटली ले सकते हैं लेकिन उसको हम ओरली नहीं ले सकते। कुछ को हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो हर किसी की बायोबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। तो सबसे अच्छी बायोबिलिटी क्या होती है, पेरेंटल ड्रग की, जिसके हमने पढ़ा था, जैसे आईवी ड्रग हो गया। अगर हम कोई आईवी इंट्रावेनसली कोई ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो उसकी बायोबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। तो पेरेंटल रूट का सबसे मैक्सिमम बायोबिलिटी होती है। बायोबिलिटी से हमने समझा कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, उसको हम बायोबिलिटी बोलते हैं। अब आता है सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद जब भी हमारी ड्रग किसी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड में पहुंच रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, जो भी ड्रग की मूवमेंट होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या फिर किसी भी बॉडी के किसी पार्ट में, तो उसको हम बोल रहे हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने ब्लड प्लाज्मा के अंदर, उसके बाद क्या करा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसी भी टिश्यूज़ के अंदर, और टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कभी कुछ ड्रग जो अपना एक्शन जो जहाँ पे रिसेप्टर देख लेती कहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, और जहाँ नहीं होना होता वापस वो ड्रग वापस एब्जॉर्ब होकर वहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब ये वही इसका पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। ड्रग नॉन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं कहीं चली गई तो पर्टिकुलर वापस से नहीं आएगी, नहीं, क्योंकि वो उस ड्रग को पहले अपने रिसेप्टर को ढूंढना पड़ता है कहाँ उसको पर्टिकुलर जाके बाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट होते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम ये देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक का। तो क्या करता है, ड्रग को पहले अपना एक्शन देने के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर को ढूंढना पड़ता है, उसके साथ बाइंड करना पड़ता है, और रिसेप्टर बाइंड करने के बाद वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है। अभी क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो में क्या होता है, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो कहाँ कहाँ पे होता है, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ। अगर लो ब्लड फ्लो रहता है, कहाँ पे रहता है, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। अब आता है लाइपोफिलिसिटी। लाइपोफिलिसिटी में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी ड्रग की, उतना ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए लाइपोफिलिक ड्रग क्या, क्योंकि वो क्या करता है, मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर लेता है, तो इसलिए लाइपोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आता है कैपिलरी परमेबिलिटी के ऊपर। कैपिलरी परमेबिलिटी में क्या होता है, जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी कैपिलरी की, उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का अच्छा होगा। अब इसमें कुछ बैरियर्स हैं जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहला आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कैपिलरी में क्या होता है, टाइट
और जो ब्रेन कैपिलरी में क्या होता है इसका हम कंपैरिजन देखते हैं। दो तरीके से हमारी ड्रग होती है, एक होता है लिपिड इनसॉल्युबल और एक होता है लिपिड सॉल्युबल ड्रग। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है उसमें पास हो जाती है और इनसॉल्युबल वाली भी पास हो जाती है। लेकिन जो ब्रेन कैपिलरी होती है इसमें क्या होता है, टाइट जंक्शंस होते हैं और कॉरिडल एपिथेलियम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इनसॉल्युबल जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है यही सिर्फ पास होती है। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये जो बैरियर्स है सिर्फ लाइपोडल जो लाइपोफिलिक सॉल्युबल ड्रग्स है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, सिर्फ इसमें वही ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जो ब्लड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर जो होते हैं ये भी बीबीबी की तरह ही काम करते हैं। और एक होता है ब्लड प्लेसेंटा बैरियर जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखी जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। जो लाइपोडल लाइपोफिलिक ड्रग है वही ड्रग पास होंगी, हाइड्रोफिलिक वाली नहीं होती। ठीक है, नेचर इसका क्या होगा, वही लाइपोफिलिक ड्रग होगा, जितना ज़्यादा लाइपोफिलिक होगा उतना अच्छा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम समझते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, जब ड्रग क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो जाता है तो दो तरीके के फॉर्म में आता है। ठीक है, एक होता है फ्री ड्रग में और एक होता है बाउंड ड्रग में। बाउंड ड्रग जो रहता है वो ड्रग्स होती हैं जो कि क्या कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं। ज़्यादातर ड्रग जो बाइंड करती है वो होती है एल्ब्यूमिन के साथ। जो एसिडिक ड्रग होती है वो बाइंड करती है एल्ब्यूमिन के साथ, और जो बेसिक ड्रग होती है वो बाइंड करती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, जिसको हम बोलते हैं एएजी भी बोल सकते हैं। जो बाउंड ड्रग होती है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होंगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है क्योंकि उसकी साइज ज़्यादा होने की वजह से वो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन जो फ्री ड्रग होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छे से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बारबिचुरेट्स होता है तो वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है, और जो मीथाडोन होता है वो एएजी के साथ बाइंड करती है। अब देखो ये जो ड्रग है, फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को उसने क्या किया, क्रॉस किया, दो फॉर्म में आई, फ्री ड्रग में और बाउंड ड्रग में। बाउंड ड्रग क्या होती है, बाउंड हो जाती है तो इसके साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या करती है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। पर जो फ्री ड्रग होगी वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन को पास कर देंगी और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देंगी। अब हम बात करेंगे अदर्स के, अदर फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। जैसे एज हो गई, ठीक है, तो एज भी अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर जैसे बॉडी वेट हो गया, फैट कंटेंट हो गया, तो क्या कहता है ये सब चीज़ें भी है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं। जैसे ओबेसिटी हो गई तो उनमें क्या होता है, हाई एडिपोज टिश्यू हो जाता है जो कि लास्ट फ्रैक्शन हो जाता है लाइपोफिलिक ड्रग का। ठीक है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वापस से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कोई ड्रग है ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, इसमें ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट जैसे मसल, फैट एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अपेरेंटली क्या होता है कि कितना ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या पता लग रहा है हमारा जो भी ड्रग है अपनी बॉडी के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से बॉडी फ्लूइड में, तो ये हम बताते हैं कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसी भी ड्रग का। अब हम थोड़ा सा और ब्रीफली डायग्रामेटिकली अब डिफरेंस के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब जैसे अपन ने समझा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, और पैसिव एकदम अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें एटीपी यूज होता है, इसमें एटीपी यूज नहीं होता। इसमें एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ये काम करता है। इसमें डिफ्यूजन फैसिलिटी, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस काम करता है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं ताकि बाय द डिफ्यूजन ही काम कर सकें। इसमें इक्विलिब्रियम होता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इन सब चीज़ों का। इसमें से लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, शुगर, इन सब का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे स्मॉल मोनोसैकेराइड, लिपिड्स, CO2, O2, H2O, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें डायग्रामेटिकली समझो, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन आया, क्या था एक्टिव में, इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रहा है ब्लड के अंदर। ठीक है, क्या हो रहा है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स इसमें पास हो रही है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास हुआ। अब समझते हैं फैसिलिटेड एक्टिव के बीच में ट्रांसपोर्ट डिफरेंस। ठीक है, फैसिलिटेड में क्या होता है, वही लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है, लेकिन इसमें कैरियर के हेल्प से ये पास जा रहा है। ठीक है, इसमें वही लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा। इसमें क्या होता है, एटीपी का एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा, इसमें एनर्जी का यूज़ हो रहा है। इसमें इसके एग्जांपल से सोडियम चैनल ब्लू ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, इसमें इंक्लूड करते हैं सोडियम, पोटेशियम, एटीपीज वगैरह सब चीज़ें हो गई। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है, कैरियर प्रोटीन इसको क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है। ठीक है, आप समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हमने बोला था सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में आ रहा है। ठीक है, जो इसमें क्या हो रहा है, एटीपी का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एटीपी का यूज़ करके इसमें हम कंसंट्रेशन को हम एज अ ड्राइविंग आयन से एनर्जी का, जिसमें हम आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इसमें
इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ड्राइविंग मॉलिक्यूल्स आयन सर्व करेंगे, इसमें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे आयन ट्रांसपोर्टर के थ्रू पास आउट होते हैं, इसमें सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट के थ्रू पास होता है, ठीक है। अब जैसे ये सेकेंडरी वाले का एग्जांपल है, जैसे एंटीपोर्ट में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल से पास हो रहे हैं लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल इसमें आप इसके थ्रू समझिए क्या होता है। सिम्पोर्ट में क्या हुआ, एंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या सेम डायरेक्शन में जाएंगे, और इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन इसका सिंगल होगा, इसका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में होगा। इसके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दोनों ही को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ड्राइविंग फोर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लगता है। सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर एग्जाम्पल है इसका, सोडियम एच एंटीपोर्टर एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब आता है चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स में क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी पोजीशन फिक्स होती है, इसके दो कन्फर्मेशन फ्लिप होते हैं, इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स रिफ्यूज होते हैं, इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स बाउंड करते हैं एक साइड से और फिर अदर साइड से वो रिलीज हो जाते हैं। इसमें हाई ट्रांसपोर्ट रेट होता है, इसमें लो ट्रांसपोर्ट रेट होता है। इसमें क्या करते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करते हैं, इसमें सॉलिड बाउंड से बाउंड करते हैं। इसमें लाइपोप्रोटीन्स इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स बाउंड होते हैं, ठीक है। इसमें सिंथेसाइज होते हैं रफ RER में, और इसमें फ्री राइबोसोम्स में माने जाते हैं। इसमें से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं दोनों वाटर सॉल्युबल भी और इनसॉल्युबल प्रोटीन्स भी, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव में माना, लो से हाई में जा रहे हैं, लो से हाई में जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सेकेंडरी में हमने एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट पढ़ा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है, सिंपल डिफ्यूजन भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी, ये क्या हो गया, पंप मीडिएटेड हो गए, ठीक है। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप आ गया। इसमें कैरियर मीडिएटेड हो गए, ठीक है। इसमें कैरियर मीडिएटेड जो कि हमने पढ़ा फैसिलिटेट वाले में, और ये जो आता है ये चैनल मीडिएटेड आ गए, तो ये और ये फ्री। तो ये सब चीज़ें से हम समझ सकते हैं। सो थैंक यू आपको, जो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपके क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।